इंडिया और पाकिस्तान की डिफेंस इन्वेंट्री को कंपेयर करें तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा आर्म्स और वेपन्स हैं, चाहे बात हो फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की, चाहे वॉरशिप्स और कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की, और या फिर आर्टिलरी और टैंक्स की। कहने का मतलब है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंडिया की तीनों फोर्सेस का पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस पर एक क्लियर एज है और ये एक प्रूवन फैक्ट है जिसको 1965, 1971 और 1999 में ऑलरेडी देखा जा चुका है। पर आज हम बात करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, जिसमें इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान के पास कुछ एडवांटेजेस हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या फिर डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदमों से तस्वीर कुछ बदलनी तो शुरू हुई है, पर इसका फुल इफेक्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा जब इंडिया वेपन्स की निशे या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ को लोकली डिज़ाइन और डेवलप करने में कैपेबल होगा। पर सिर्फ इंडिजनाइजेशन का इनिशिएटिव ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल है आर्म्ड फोर्सेस को वेपन्स की टाइमली डिलीवरी, मतलब प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इंडिया का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ये बहुत ही लॉन्ग, मल्टी लेयर्ड और एक टाइमली प्रोसेस है। पर दूसरी ओर पाकिस्तान जो बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है और बढ़ती इन्फ्लेशन, नेशनल डेट और फॉरेन लोन्स पर डिपेंडेंसी जैसे इश्यूज़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन स्पेशली एयरफोर्स प्रोक्योरमेंट्स को मेंटेन करके रखा है, चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चाहे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स की एक्विजिशन। पर इंडियन एयरफोर्स के केस में जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी और पाकिस्तान के कंपैरिजन में लार्जर बजट वाले नेशन की फोर्स है, उसकी प्रोक्योरमेंट्स में कई डिलेस देखने को मिले हैं और फाइनेंशियल एडवांटेजेस होने के बावजूद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी के कारण आईएफ की क्रिटिकल एक्विजिशंस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि एमएमआरसीए और एमआरएफए, जिसको हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हम कुछ रीजंस की बात करेंगे कि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स इंडिया के मुकाबले फास्ट और क्विक कैसे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पाकिस्तान की डिफेंस डिसीजन मेकिंग लॉबी में उनकी मिलिट्री, स्पेशली एयरफोर्स का उनकी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स और डिफेंस पॉलिसीज़ पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और इस इन्फ्लुएंस और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की वजह से पीएएफ का अपनी ऑपरेशनल नीड्स के लिए रिस्पॉन्स फास्टर होता है, क्योंकि इससे ब्यूरोक्रेटिक डिलेस कम होते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद पाकिस्तान के पास जो दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है चाइना के साथ क्लोज मिलिट्री टाइज, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी फाइटर फ्लीट में मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है। चाइना के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप के कारण पाकिस्तान ने मॉडर्न JF-17 फाइटर जेट्स को न सिर्फ एक्वायर किया है बल्कि उनको प्रोड्यूस भी लोकली ही किया गया है, क्योंकि JF-17 चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस साल चाइना के 5th जनरेशन J-31 फाइटर जेट्स को एक्वायर करने के प्लान्स को भी सामने रखा था, जो अभी ट्रायल्स फेस में हैं। अगस्त में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि पीएएफ पायलट्स चाइना में J-31 फाइटर जेट पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान हाई वैल्यू डिफेंस एक्विजिशंस के लिए फंड्स कहाँ से लाता है। तो पाकिस्तान की ज़्यादातर डिफेंस एक्विजिशंस एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट या फेवरेबल क्रेडिट लाइंस पर डिपेंडेंट है। इसमें भी ज़्यादा सपोर्ट चाइना की ही है और कुछ ना कुछ योगदान यूएसए की तरफ से भी है। पर यस, मेनली चाइना की फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस ही हैं जिसके कारण पाकिस्तान की प्रोक्योरमेंट्स स्मूथ रहती हैं और इसी असिस्टेंस के कारण पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी फ्लीट को मॉडर्न और मेंटेन रखने में कामयाब हुई है। ये तो है कि पाकिस्तान इंडिया की तरह हाई वैल्यू और हाई कैपेबिलिटी वेपन्स जैसे कि रफाइल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स तो एक्वायर नहीं कर सकता, पर पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो सिंपल है कि वो अफोर्डेबल और इजीली मेंटेनेबल प्लेटफॉर्म्स को प्रायोरिटी देते हैं ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट्स और ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन कम हो और साथ ही साथ एक क्रेडिबल डेटरेंट कैपेबिलिटी को भी अचीव किया जा सके। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन और एक्विजिशन चैलेंजेस की। इंडियन एयरफोर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ऑपरेट करती है, जिसमें एक्विजिशन के लिए मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री से लेकर कई तरह की प्रोक्योरमेंट और फाइनेंस कमिटीज़ शामिल हैं और साथ ही मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की कंसेंट और कई लेवल्स पर
गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती हैं और यही कारण है जिसके कारण रिक्वायरमेंट्स फाइनल होने के बाद भी लॉन्ग डिलेस देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ज़रूरी भी है क्योंकि इससे डिफेंस डील्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है जिससे करप्शन कम होती है। पर एडवांटेज के साथ साथ इस मल्टी लेयर्ड प्रोसेस के नुकसान भी हैं जो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी फेस कर चुकी है। आईएफ ने अपने 126 MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर को 2008 में ओपन किया था, बट 2012 में टेंडर फाइनलाइज होने के बाद भी डील आगे नहीं बढ़ पाई और 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट सत्ता में आई तो MMRCA को कैंसिल करके इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 36 रफाइल्स ही प्रोक्योर किए। पर इसके बाद 2018 में आईएफ ने नए MRFA प्रोजेक्ट की प्रपोजल रखी 126 की जगह 114 एयरक्राफ्ट्स की एक्विजिशन के लिए। पर देखा जाए तो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट तो MMRCA से ही स्टार्ट हुई थी। सो स्ट्रेटजिकली ये प्रोजेक्ट पिछले 16 साल से पेंडिंग है। इसको MMRCA कहें या फिर MRFA, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात घूमकर वहीं आती है कि इंडिया की डिफेंस डील्स में बहुत सारी पॉलिटिकल स्क्रूटनी और लीगल चैलेंजेस भी हैं जिससे एक्विजिशन प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। हाई प्रोफाइल डिफेंस डील्स मीडिया अटेंशन भी अट्रैक्ट करती हैं जिससे पॉलिटिकल डिबेट से कई बार इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज का भी सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रफाइल डील, जिसको अपोजिशन पार्टीज स्पेशली कांग्रेस द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, इवन लीगली भी चैलेंज किया गया, बट एट द एंड हमने देखा कि गवर्नमेंट केम आउट क्लीन। इस इशू को तो हम एक पॉलिटिकल एजेंडा कह सकते हैं, पर इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ऐसे मुद्दे कभी भी अराइज हो सकते हैं जिसका सीधा असर कंट्री की स्ट्रेटजिक नीड्स पर ही पड़ता है। डिलेज का एक कारण और भी है, वो ये कि आईएफ हमेशा एडवांस्ड और हाई एंड प्लेटफॉर्म्स ही प्रेफर करती है जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और डिलीवरी शेड्यूल भी लॉन्ग रहता है। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी और हाई एंड प्लेटफॉर्म्स के कारण नेगोशिएशंस और डिस्कशंस भी लंबी चलती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक डिप्लॉयमेंट वेपन्स को प्रायोरिटी देता है। नौ इसको हम पाकिस्तान की मजबूरी भी कह सकते हैं क्योंकि हाई वैल्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। पर नटशेल में देखें तो अगर इकोनॉमिक लिमिटेशंस के बावजूद पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी मॉडर्नाइजेशन को मेंटेन करके चल सकती है तो इंडिया जिसका डिफेंस बजट पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है वो क्यों नहीं। इंडियन एयरफोर्स फाइटर फ्लीट नंबर्स और क्वालिटी वाइज दोनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स से आगे है और रहेगी भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर इंडिया अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हुए प्रोसेस में कुछ चेंजेस लेकर आता है जिससे ओवरऑल प्रोक्योरमेंट टाइम भी कम हो और टाइम पर प्रोक्योरमेंट करने से एडिशनल कॉस्ट भी सेव हो, जैसे कि MRFA के केस में है। अगर ये डील आज से 10 साल पहले हुई होती तो उस टाइम इसकी कॉस्ट आज के कंपैरिजन में बहुत कम होती। सो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं। और लास्ट में MRFA की बात करें तो MRFA के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ओपन टेंडर के ज़रिए प्रोक्योरमेंट की बात, इसके लिए इंडिया अब बहुत लेट हो चुका है। पर सवाल ये है कि रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन्स इशू को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, क्या गवर्नमेंट इस ओपन टेंडर या लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जगह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मतलब डायरेक्ट एक्विजिशन की तरफ जाएगी या नहीं।